कि हम जानेंगे लोग फिल्म ऑडियंस के लिए हम लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स कैसे बने। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे लोग नागरिकता। तो सबसे पहले नागरिकता के अर्थ एवं महत्व, एकल नागरिकता संवैधानिक उपबंध को देखेंगे लोग। दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता की समाप्ति, विदेशी भारतीय नागरिकता को देखेंगे लोग। और नागरिक सिटीजन का अर्थ है किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता। सिटीजन की बात करेंगे लोग तो स्टेट और सिटीजन के बीच के संबंध रिलेशन को दिखाता है। और नागरिक तो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य है और किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। तो विदेशी को दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है शत्रु विदेशी, दूसरा है मित्र विदेशी। तो शत्रु विदेशी कौन होगा? जिसके साथ युद्ध चल रहा होगा। तो आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो ये किससे नहीं होगा? तो गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण प्राप्त नहीं होगा शत्रु विदेशी को। और कुछ ऐसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को के लिए है, जैसे मौलिक अधिकार के 15, 16, 19 और 20, 29 और 13। और नागरिकता के अर्थ एवं महत्व, तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। तो नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य है और इसके प्रति निष्ठावान है, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। तो ये कुछ फैक्ट है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं और इसे अनुच्छेद 5 से 11 है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं और ये आर्टिकल 5 से 11 है। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जैसे आर्टिकल 15 देखेंगे तो धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात करते हैं। और आर्टिकल 16 में देखेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। और आर्टिकल 19 में देखेंगे तो उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण की बात करते हैं। और आर्टिकल 29 से 13 में देखेंगे लोग तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण या शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा में मतदान का अधिकार की बात करता है। जैसे यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुना जा सकता है। तो एक भारत के संदर्भ में देखेंगे लोग तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता देखेंगे लोग तो भारत का नागरिक हो। दूसरा अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे लोग तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता तो जन्म से नागरिक हो। तो राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। और अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे तो जन्म से नागरिक हो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। सिंगल सिटीजनशिप में देखेंगे लोग तो एकल नागरिकता, तो यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसे दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। और अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ने केवल अमेरिका का नागरिक है, वरना उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता या रहती है। इस तरह उससे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बढ़ता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार, किसी तरह का भेदभाव नहीं। हालांकि भेदभाव के कुछ अपवाद भी है। तो पहला पॉइंट है, संसद आर्टिकल 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय प्रशासन के तहत हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है।
तो मेंस के लिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निवास एवं घूमने स्वतंत्र अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। संवैधानिक प्रावधान तो संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में नागरिकता के संबंध में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं। इसमें सिर्फ संविधान लागू होने की तिथि के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है। संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण करे। और आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता और आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की दी गई नागरिकता और आर्टिकल 7 पहले पाकिस्तान गए और बाद में भारत में पुनर्वास करने वालों को दी गई नागरिकता और आर्टिकल 8 भारत के मूल निवासियों की नागरिकता और आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता की शैक्षिक स्वीकृति पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समापन की बात करता है। और आर्टिकल 10 नागरिकता की निरंतरता जब तक कि संसद इस संबंध में ऐसा कोई कानून न बनाए। और आर्टिकल 11 नागरिकता के अधिकारों को विनियमन संसद विधि द्वारा करेगा। संसद के पास यह शक्ति होगी कि यह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान के भाग में आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संदर्भ में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो पहला पॉइंट में देखेंगे, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यह यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और यह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, ऐसा कहता है आर्टिकल 5। तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हुआ भारत का नागरिक बन सकता है, यदि वह 9 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत के लिए निवास आवश्यक है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। और चौथा पॉइंट है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकते हैं। भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। और चौथा पॉइंट है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता अधिनियम 1955 में देखेंगे लोग तो नागरिकता का अर्जन या प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जो
पहला पॉइंट है जन्म से वंश के आधार पर पंजीकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। दूसरा है नागरिकता की समाप्ति। तो 3 आधारों पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। पहला है नागरिकता त्याग, दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा और तीसरा है वंचित करने पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा पॉइंट, संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों का वितरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तीसरा पॉइंट है वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है। भारतीय नागरिकता के संबंध में विभिन्न, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्न पर विचार करें तो पहला पॉइंट है भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों और शत्रु देश के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा पॉइंट है जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उसका नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। तीसरा पॉइंट है कोई व्यक्ति संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का ज्ञाता हो तो प्राकृतिक या विदेशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है। तो ये तीनों पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में भी छूट प्रदान करनी होगी। और 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि में भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए प्रावधान है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा। और नागरिकता अधिनियम 1955 में देखेंगे तो नागरिकता की समाप्ति के कुछ शर्त है। तो नागरिकता के त्याग और बर्खास्तगी द्वारा वंचित करने पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में देखेंगे तो नागरिकता की समाप्ति, तो पहला पॉइंट है, इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला पॉइंट है स्वैच्छिक त्याग। तो यदि कोई भारतीय नागरिक को जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी नागरिकता खो देता है। हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है। और नागरिकता की समाप्ति, तो दूसरा भाग है समाप्ति द्वारा। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। हालांकि यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। नागरिकता अधिनियम 1955 तो नागरिकता की समाप्ति। तीसरा, सरकार द्वारा वंचित। तो भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि कुछ प्रावधान है तो नागरिकों ने संविधान का अपमान किया हो, धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो। तीसरा, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो। तीसरा, पंजीकरण या विदेशीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो। और
चौथा पॉइंट है नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहा हो। विदेशी भारतीय नागरिकता। तो भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, इसलिए वर्ष 2000 में गठित एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया और समिति के अनुशंसाओं पर विचार करते हुए सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का प्रावधान किया। इसे दोहरी नागरिकता का समिति संस्करण के रूप में देखा गया है। विदेशी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में प्रावधान विदेशी भारतीय नागरिकता के अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 निर्दिष्ट देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने की पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर प्रावधान शामिल किए गए हैं। और पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता संशोधन संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ PIO और विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड संबंधी योजना का आपस में विलय कर दिया। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को नागरिकता के लिए पंजीकृत कर सकती है। पंजीकरण की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। तो पहला है पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति तो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए योग्य था। किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 से भारत का भाग हो गया। जो किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री या पुत्र या पौत्री या परपुत्र परपौत्री हो, कोई व्यक्ति जो निर्दिष्ट व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, कोई नाबालिग बच्चा जिससे के माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और भारतीय नागरिक की विदेशी मूल का या की पति या पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक का लगातार रहा हो। भारत सरकार उस आंकड़े या डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय कार्ड धारक मान लिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक यू।